हेलो गाइस, वेलकम टू एवीएस क्लासेस पावर्ड बाय शर्मा जी एजुकेशन। मेरा नाम है अनुग्रह शर्मा और आज हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है रे ऑप्टिक्स। इसका जैसे आपने देख रहे होगे यहाँ पे फर्स्ट पार्ट लिखा हुआ है। तो ये जो रे ऑप्टिक्स है, रे ऑप्टिक्स को हम लोग दो तीन पार्ट में कवर करेंगे। रे ऑप्टिक्स के फर्स्ट पार्ट में क्या क्या टॉपिक्स हैं वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे लगभग 11-12 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। तो वो हम देख लेते हैं, 8 से लेके 12 नंबर तक के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो ये क्या क्या टॉपिक्स हैं इसमें, नंबर 1 हम जो कवर करेंगे दैट इज़ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। उसके बाद लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट क्या है वो भी हमें देखना है। उसके बाद रिफ्रैक्शन थ्रू द पैरेलल स्लैब, देन रिफ्रैक्शन थ्रू कंपाउंड स्लैब। उसके बाद एपरेंट डेप्थ क्या होती है, जैसे मान लीजिए कि आप किसी पेन को अगर पानी में इस तरीके से डिप करते हैं तो वो कुछ मुड़ा हुआ दिखता है और उसके साथ में हमें लगता है कि इसकी गहराई जो है वो कमी है, लेकिन गहराई कम देख करके समझ करके आप उसके अंदर कभी भी ना घुसे। किसी भी तालाब के अंदर आप अगर घुसेंगे तो नुकसान में रहेंगे। क्यों? क्योंकि जो एपरेंट डेप्थ होती है वो कम होती है ना, और एक्चुअल जो डेप्थ होती है वो ज़्यादा होती है। उसके साथ ही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हम देखेंगे। उसके बाद रिफ्रैक्शन ऑफ स्फेरिकल सरफेसेस, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन रहेगा, इंट्रोडक्टरी पार्ट है। उसके बाद एजम्पशंस हैं, कुछ साइन कन्वेंशन रूल है वो हमें समझना है। देन रिफ्रैक्शन ऑफ कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव सरफेसेस कैसे होता है। देन लेंस मेकर फार्मूला, काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको भी हमें समझना है। उसके बाद फर्स्ट एंड सेकंड प्रिंसिपल फोकस क्या होते हैं, इस पर थोड़ा सा हम एक लाइट डालेंगे। लाइट ही डाल रहे हैं सारा कुछ, क्योंकि चैप्टर ही लाइट का है तो वो हमें समझना पड़ेगा। उसके बाद थिन लेंस क्या होते हैं, थिन लेंसेज से कैसे हम उसको उसके लिए एक फोकल लेंथ निकालते हैं उसकी, इसको हम गॉसियन फॉर्म में समझेंगे। उसके बाद लीनियर मैग्नीफिकेशन क्या है, लीनियर मैग्नीफिकेशन बेसिकली द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है, जो कि हमें पता है, लेकिन उसको फिर भी हमें क्या करना है, अच्छे ढंग से समझना है कि क्या होता है, इसको हम समझेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को फटाफट से और आते हैं आज के टॉपिक पर। सबसे पहला टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है इसको हम समझते हैं। डेफिनेशन आपके सामने यहाँ पे लिखी हुई है, फिर भी मैं इसको एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का मतलब होता है जब लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो वो कुछ बेंड हो जाती है टूवर्ड्स द नॉर्मल एंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो इसको हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं, रिफ्रैक्शन इज द फिनोमिना ऑफ चेंज इन द पाथ ऑफ लाइट एज इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर व्हेन द रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑब्लिकली। तो जब लाइट किसी भी एक तिरछी किसी भी सरफेस पर एंटर करती है तो एक मीडियम से दूसरी मीडियम में एंटर कर जाती है। इसके साथ में एक और डेफिनेशन इसकी आती है, द फिनोमिना ऑफ द चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। देखो, जब लाइट बेंड होती है उसके पीछे रीज़न क्या है, उसके पीछे रीज़न ये है कि लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है। इसका मतलब लाइट की जो स्पीड है, स्पीड में कुछ चेंज आ रहा है, क्योंकि हमें पता है कि स्पीड जो होती है लाइट की वो वैक्यूम में तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है ना, वैक्यूम में और एयर में। लेकिन जब वो किसी मीडियम में एंटर करती है तो उसकी स्पीड जो होती है वो कुछ स्लो हो जाती है ना। जैसे डेंसर मीडियम में अगर वो एंटर करेगी तो वैल्यू जो होगी v की वो ऑलवेज लेस देन होगी c से। इस वैल्यू की वजह से, इसके कम होने की वजह से लाइट जो होती है वो कुछ बेंड हो जाती है या एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है, ठीक है। इस फिनोमेना को क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। फिनोमेना ऑफ चेंज इन स्पीड, स्पीड में क्या हो रही है, वो चेंज हो रहा है बिकॉज ऑफ द मीडियम। इसी फिनोमेना को क्या कहा जाता है, स्पीड ऑफ, इसी फिनोमेना को क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे, डायग्राम से समझते हैं। डायग्राम जैसे मान लेते हैं कि एक ग्लास स्लैब है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। तो जब इसमें कोई लाइट एंटर करेगी तो उसमें क्या चेंजेस आएंगे, उसकी डायरेक्शन कैसे चेंज होगी। मान लेते हैं कि इसके ऊपर की तरफ रेयर मीडियम है, नीचे की तरफ भी रेयर मीडियम है, लेकिन इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो म्यू है, मतलब इट इज़ अ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द रेयर मीडियम आउटर सरफेसेस, ठीक है। इसकी सरफेस पर जो बाहर की तरफ जो मीडियम है दैट इज रेयर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू देयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऑलराइट। तो यहाँ से एक लाइट एंटर करती है और इस तरीके से वो बेंड हो जाती है, ठीक है। यहाँ से लाइट एंटर की, इस पर सरफेस पर बेंड हुई, अगेन इस पे सरफेस से बाहर निकलेगी, फिर से बेंड हो जाएगी। तो ये क्या हो गया, लाइट का रिफ्रैक्शन हो गया।
यहाँ से आप देख सकते हैं नॉर्मल हमने इस तरीके से इस पे इंसिडेंट करवाए। नॉर्मल का मतलब होता है द परपेंडिकुलर टू द सरफेस, जो ये सरफेस है जिससे ये लाइट रिफ्रैक्ट हो रही है, उस सरफेस के जस्ट परपेंडिकुलर लाइन जो होती है वो उसकी क्या होती है, नॉर्मल होती है, परपेंडिकुलर लाइन। ओके, तो यहाँ से ये लाइट नॉर्मल है, नॉर्मल के साथ में देखिए कुछ एंगल बना रही है, इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से। यहाँ से लाइट रिफ्रैक्ट हो रही है तो इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और इसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ से लाइट इस तरीके से फिर से वापस जा रही है तो ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये आर के ही इक्वल होगा, दिस इज इमरजेंट एंगल और ये आई के इक्वल हो गया। ठीक है, तो ये रेयर मीडियम्स टू डेंसर मीडियम ये जा रही है और यहाँ से कुछ एंगल्स बना रही है। इस वाली लाइट को बोलते हैं इंसिडेंस रे, ठीक है, ये हो गई इंसिडेंट रे, ये हो गई रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, रिफ्रैक्टेड रे, समझ में आ गया होगा, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद ये जो एंगल्स हैं, ये एंगल्स जो यहाँ पे ड्रॉ किए गए हैं वो आपको दिख रहे होंगे साफ साफ। तो ये एंगल्स जो हैं, जो आपको दिख रहे हैं आई, आर, आर और आई, ये क्या है, ये एंगल्स बना रहे हैं, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये आपको दिख रहा होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंट, ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, है ना। यहाँ से हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को समझ सकते हैं, रिफ्रैक्शन को समझ सकते हैं। क्या कहता है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, देखिए इसके 2 लॉज हैं। नंबर 1, फर्स्ट लॉ क्या कहता है, फर्स्ट लॉ कहता है कि इंसिडेंट रे, ये जो इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, तीनों एक ही सरफेसेस पर होंगे, एक ही सरफेस पर होंगे और एक ही पॉइंट पर लाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ क्या है, द इंसिडेंट रे द नॉर्मल टू द रिफ्रैक्टिंग सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्रैक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ये सभी जो होते हैं वो एक ही प्लेन पर लाई करते हैं। सेकेंड लॉ क्या कह रहा है, सेकेंड लॉ कह रहा है कि फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया एंड फॉर लाइट of a given wavelength, the ratio of the sine of the angle of incident to the sine of the angle of refraction is constant, इसको स्नेल्स लॉ भी कहा जाता है। इसको समझते हैं कि इस स्टेटमेंट में क्या बोला गया है। मतलब ये जो इंसिडेंस एंगल है इसका साइन और ये जो रिफ्रैक्टेड एंगल है इसका साइन, इनका जो रेशियो होगा वो ऑलवेज क्या होगा, एक कांस्टेंट होगा और वो कांस्टेंट किसके इक्वल होगा, वो म्यू के इक्वल होगा। म्यू इज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको भी मैं समझाऊंगा अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, वो भी हम अभी समझेंगे। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या होता है, तो देखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मीनिंग क्या है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है दैट इज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, इसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं और इसको हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। लाइट की वैक्यूम में जो स्पीड है और लाइट की जो मीडियम में, किसी मीडियम में स्पीड है, उनका जो रेशियो होता है उसको हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं और उसको हम यहाँ पे म्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, म्यू से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे क्या है, द कांस्टेंट म्यू इज कॉल्ड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम एंड आई इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट, आर इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ टिप्स हैं, इन टिप्स को आप ध्यान में रखिएगा तो ये कम से कम आपके काम आएंगी। नंबर 1 क्या कह रहा है कि म्यू ऑफ ऑप्टिकली रेयर मीडियम इज लोअर एंड दैट ऑफ द डेंसर मीडियम इज हायर। तो म्यू की जो वैल्यू होती है वो रेयर मीडियम के लिए कम होती है और डेंसर मीडियम के लिए ज़्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे म्यू वैक्यूम के लिए कितना होगा, वैक्यूम के लिए, ठीक है, वैक्यूम के लिए 1 होगा। एयर के लिए भी इसकी वैल्यू अप्रॉक्स 1 होती है। वाटर के लिए इसकी वैल्यू कितनी होगी, इट इज अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू 1.33 एंड फॉर ग्लास इसकी वैल्यू 1.5 होती है अप्रॉक्सीमेट, है ना। तो ये आप देख रहे हो कि जैसे जैसे मीडियम जो हो रहा है, डेंस हो रहा है,
वैसे वैसे इसकी वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, ऑलराइट। तो वैक्यूम में 1 हो गया, एयर में 1 हो गया, वाटर में 1.33 हो गया और ग्लास में 1.5 हो गया। तो जैसे जैसे डेंसर मीडियम की तरफ बढ़ रहे हैं वैसे वैसे इसकी वैल्यू में क्या आ रहा है, इंक्रीमेंट आ रहा है, चेंज हो रही है। ठीक है, इसी के साथ में सेकंड जो टिप्स है वो क्या है, याद रखने वाली बात ये है कि म्यू ऑफ डेंसर मीडियम विद रेस्पेक्ट टू द रेयर मीडियम इज मोर देन 1 एंड दैट ऑफ द रेयर मीडियम विद रेस्पेक्ट टू डेंसर मीडियम इज लेस देन 1। ये कह रहा है कि अगर म्यू की वैल्यू रेयर मीडियम जो आपका डेंसर मीडियम है उसकी वैल्यू देखते हैं अगर हम रेयर मीडियम के रेस्पेक्ट में, तो वो ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होती है, और अगर हम डेंसर मीडियम के रेस्पेक्ट में देखेंगे रेयर मीडियम की तो वो ऑलवेज क्या होगी, लेस देन 1 होगी। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। तो वैक्यूम की वैल्यू 1 होती है, लेकिन आगे अगर हम वैक्यूम के रेस्पेक्ट में सबकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देख रहे हैं तो वो क्या मिलेगी, ऑलवेज ग्रेटर देन 1 मिलेगी। लेकिन अगर मैं वहीं पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखना चाहता हूँ, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, वैक्यूम का या एयर का, सपोज विद रेस्पेक्ट टू वाटर, तो ऑब्वियस है कि ये लेस देन 1 ही आएगा, क्योंकि ये आ जाएगा आपका 1/1.33, तो 1/1.33 की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 1 होगी। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे कि जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1 हो सकती है, लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होती है। ठीक है, एक और पॉइंट है जो कि आपको याद रखना है, वो क्या है, कह रहा है कि इन रिफ्रैक्शन द वेलोसिटी और एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट चेंजेस। वेलोसिटी और वेवलेंथ दोनों ही चेंज होते हैं जब भी रिफ्रैक्शन होगा, लेकिन इसके साथ में एक और पॉइंट आपको याद रखना है कि रिफ्रैक्शन में फ्रीक्वेंसी एंड फेस ऑफ लाइट ये चेंज नहीं होते, ना तो उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होगी ना कि फेस ऑफ लाइट चेंज होगी। आपकी चेंज होती है तो क्या चेंज होती है, वेलोसिटी और वेवलेंथ, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, एक और पॉइंट याद रख लीजिएगा, ये मैंने आपको बताया था कि एयर में या वैक्यूम में स्पीड की लाइट का मीडियम के साथ में अगर रेशियो देखते हैं तो हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल जाता है। इसी के साथ में वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट इन मीडियम अगर हम देखते हैं उसका भी रेशियो क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम समझ लेते हैं कुछ प्रिंसिपल्स ऑफ रिवर्सिबिलिटी। रिवर्सिबिलिटी का मतलब होता है कि क्या लाइट अगर रिफ्रैक्ट होके किसी मीडियम में जा रही है, अगर वहाँ से हमें वापस भेजनी है, एक मिरर लगा दिया हमने तो वापस जाएगी, क्या उसी पाथ को फॉलो करेगी या दूसरा पाथ फॉलो कर लेगी, तो इसको हम समझते हैं एक डायग्राम से। तो यहाँ पर एक डायग्राम आप देखिएगा, हमने क्या करा कि एक इस बार क्या लिया, एक कोई डेंस मीडियम लिया, सपोज कुछ भी हो सकता है, वाटर हो सकता है, इसके अंदर हमने क्या रख दिया, एक ग्लास रख दिया, एक मिरर रख दिया। तो यहाँ से अगर रे आती है, रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, और इसके अंदर क्या रखा हुआ है, मिरर रखा हुआ है, तो अगर रे यहाँ से एंटर करती है तो आप देख सकते हैं यहाँ से आई और इस ग्लास, ये जो मिरर था इससे रिफ्लेक्ट होके वापस उसी पाथ को फॉलो करती हुई चली गई। तो इसका अगर हम देखेंगे नॉर्मल टू द सरफेस ये हो गया, यहाँ से एंगल दोनों के सेम ही होंगे, जो ये एंगल बन रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये वही स्नेल्स लॉ को फॉलो करेगा। यहाँ पर भी स्नेल्स लॉ को अगर हम समझते हैं तो इस तरीके से हम देख सकते हैं, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज ए म्यू बी। ठीक है, ए म्यू बी, ए म्यू बी का मतलब क्या हो गया, ए म्यू बी का मतलब हो गया द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए। ठीक है, ए म्यू बी का मतलब क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए। तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, ये आ रही है आपकी साइन आई अपॉन साइन आर। ठीक है, लेकिन अगर हम दूसरा देखते हैं इसी में, तो ये आ गया आपका बी म्यू ए। बी म्यू ए का मतलब क्या हो गया, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए एयर विद रेस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी। बी कोई भी मीडियम हो सकता है, सेकेंड मीडियम, तो बी के रेस्पेक्ट में ए का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये कितना है, ये है आपका साइन आर अपॉन साइन आई। देखो स्नेल्स लॉ वही रहा, स्नेल्स लॉ में कोई भी चेंज नहीं आया। हमने तब भी सेकंड मीडियम का फर्स्ट मीडियम के साथ में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिया था, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और अब भी हम वही कर रहे हैं,
पहले रे क्या थी, रेयर मीडियम टू डेंस मीडियम में एंटर कर रही थी, तो डेंस मीडियम में जा रही थी, यानी कि वो सेकंड मीडियम हो गया, इसीलिए सेकंड मीडियम ऊपर आएगा, फर्स्ट मीडियम नीचे आएगा, और साइन आई अपॉन साइन आर लेंगे। ठीक है, यहां पर क्या किया, अब रे जो है वापस लौट के जा रही है, यानी कि अब फर्स्ट मीडियम कौन हो गया, ये वाला हो गया डेंस मीडियम, फर्स्ट सेकंड मीडियम कौन सा हो गया, रेयर मीडियम हो गया। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एयर वाला जो रेयर वाला मीडियम है उसको हम ऊपर लिखेंगे और जो डेंसर वाला मीडियम है उसको नीचे लिखेंगे। और क्योंकि एंगल आर ऊपर आता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस ऊपर आता है ना, तो इसीलिए आर ऊपर आएगा और आई नीचे आ जाएगा। ठीक है, अगर इन दोनों का हम मल्टीप्लिकेशन लेते हैं, मल्टीप्लाई अगर हम कराते हैं तो क्या मिलेगा, तो देखिए ये आ जाएगा आपका 1 के इक्वल। ये 1 के इक्वल क्यों आया, अब इसको भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। 1 के इक्वल इसलिए आया क्योंकि हमने देखा था कि ए म्यू बी की जो वैल्यू थी वो कितनी थी, वो थी साइन आई ओवर साइन आर। ठीक है, और जो बी म्यू ए है इसकी वैल्यू ये है, तो इसकी अगर मैं मल्टीप्लाई कराता हूँ तो क्या आएगा, यहाँ पे आगे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा साइन आर अपॉन साइन आई। तो यहाँ से साइन आई से साइन आई कैंसिल हो गया, साइन आर से साइन आर कैंसिल हो गया, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। तो आप देखिएगा कि जब भी हम इस तरीके का केस लेंगे तो दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस का, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम बोलेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस का जो रेशियो होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, वो क्या होगा, ऑलवेज 1 के इक्वल होगा। ठीक है, इसी के साथ में यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा और आगे देखें, क्योंकि इसका मल्टीप्लिकेशन कितना है, 1 के इक्वल है, तो एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे का क्या है, रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल यहाँ पर समझ में आ गया कि ए म्यू बी की जो वैल्यू है, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू बी म्यू ए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। सो वी कैन से इफ a ray of light after suffering any number of reflections and or refraction has its path reversed at any stage, it travels back to the source along the same path in the opposite direction। जैसा कि हमने इस डायरेक्ट डायग्राम से भी अभी देखा था कि जब ये रिफ्रैक्ट हुई और हमने मिरर लगा दिया बीच में, तो उसी पाथ को फॉलो करते हुए वो वापस चली गई। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये फिनोमेना स्नेल्स लॉ को फॉलो कर रहे हैं दोनों ही केसेस में। ठीक है, अ नेचुरल consequences of the principle of reversibility is that the image and object positions can be interchanged। तो इमेज की पोजीशन, ऑब्जेक्ट की पोजीशन अगर हम इंटरचेंज कर दें तो वो फिक्स रहेगी, वो चेंज होने वाली नहीं है। दिस पोजीशन आर कॉल्ड द कॉन्जुगेट पोजीशंस। इन्हीं पोजीशंस को हम क्या कहते हैं, कॉन्जुगेट पोजीशंस भी कहते हैं। अब बात कर लेते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू द पैरेलल स्लैब। तो पैरेलल स्लैब से रिफ्रैक्शन कैसे होता है वो भी हम समझते हैं फटाफट से। हमारे पास एक स्लैब है, यहाँ से इसकी थिकनेस कितनी है, टी है, और थिकनेस अगर टी है तो यहाँ से अगर लाइट इसमें इस तरीके से एंटर करेगी तो इसमें हम मान लेते हैं कि इसको जाना चाहिए था इस पाथ को फॉलो करते हुए, लेकिन ये इस पाथ को फॉलो करते हुए नहीं गई, यहाँ से बेंड हुई, देन अगेन बेंड हुई। तो दिस पैरेलल टू दिस, ये लाइन दोनों आपको पैरेलल दिख रही होंगी। नॉर्मल टू द सरफेस अगर हम दोनों तरफ लेते हैं तो इनके एंगल्स हमें मिल जाएंगे कुछ। ये जो लाइन आपको दिख रही है, दिस इज द डिफरेंस। ठीक है, ये क्या हो गई, यही यहाँ पे क्या है, डिफरेंस है, एपरेंट डिस्टेंस हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ से एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फ्रॉम द फर्स्ट सरफेसेस, फर्स्ट सरफेस, तो ये I1 हो गया, दिस इज R1, एंड सेम यहाँ पर I2 ले लेते हैं, यहाँ पे R2 ले लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमने एक एंगल मान लेते हैं, दिस इज डेल्टा। ठीक है, ये एंगल हमने क्या ले लिया, ये एंगल है, दिस इज डेल्टा, जो कि जो रे जहां से उसे जाना चाहिए था वो एक एंगल बना रही है फ्रॉम द रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से या रिफ्रैक्टेड रे से, तो उसको हमने क्या मान लिया है, एक डेल्टा मान लिया है। नाउ स्नेल्स फॉर्मूला हमें यूज करना पड़ेगा, स्नेल्स लॉ यूज करना पड़ेगा। तो स्नेल्स लॉ क्या होगा, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए इज इक्वल टू साइन I1 अपॉन साइन R1। ठीक है, सेम अगर सेकेंड मीडियम के लिए हम देखेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, स्नेल्स लॉ यहां पे भी लगेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी
इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन I2, ये वाला ऊपर आएगा, एंड साइन R2, ये आ जाएगा। हमें पता है कि इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो कितना होता है, 1 होता है। तो हम इसको क्या कर दें, मल्टीप्लाई करके 1 के इक्वल रख दें। तो अगर हम मल्टीप्लाई करके 1 के इक्वल रखते हैं तो क्या हो जाएगा, इट इम्प्लाइज दैट I1 इज इक्वल टू R1, है ना। यहाँ से आपको क्या पता चलेगा, देखो ये तभी इक्वल हो सकते हैं जब I1 की वैल्यू R2 के इक्वल हो। I1 शुड बी इक्वल टू R2 एंड I2 शुड बी इक्वल टू R1। जब ये होगा तभी तो 1 के इक्वल आएगी वैल्यू, अगर ये नहीं होगा तो 1 के इक्वल वैल्यू नहीं आएगी। सिंस I1 इज नॉट इक्वल टू R1, क्योंकि I1 और R1 के इक्वल नहीं है और ये इसके इक्वल नहीं है, तो इस केस में हम क्या कह सकते हैं, तो लेटरल शिफ्ट की बात आती है। किसकी बात आती है, लेटरल शिफ्ट की बात आती है इस वाले की। तो ये लेटरल शिफ्ट कैसे निकालेंगे वो हम समझ लेते हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला आता है y इज इक्वल टू टी साइन डेल्टा अपॉन कॉस R1। ये वाला फॉर्मूला कैसे आया, देखो t ये है, यहां से यहां तक की लेंथ ये है इतनी, दिस इज द लेंथ। तो अगर मुझे ये वैल्यू निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे, इसको समझ लेते हैं। तो ये डेल्टा है, डेल्टा के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, यहां से यहां तक की दिस इज द हाइपोटेनस, एंड ये क्या हो गया इसका, ये इसके लिए कॉस डेल्टा की वैल्यू कितनी होगी, साइन डेल्टा की वैल्यू। तो साइन डेल्टा इज इक्वल टू हो जाएगा, दिस इज द परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है y, एंड हाइपोटेनस हम कुछ भी मान लेते हैं, दिस इज हाइपोटेनस h। तो यहां से y की वैल्यू कितनी हो गई, दिस इज h साइन डेल्टा इज इक्वल टू y, है ना। तो ये क्या हो गया, इसके लिए हाइपोटेनस हो गया। अब हाइपोटेनस निकल के आ गया, अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पे इस हाइपोटेनस की वैल्यू चाहिए। तो हाइपोटेनस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम सिंपली क्या करेंगे, cos R2 की वैल्यू निकाल लेते हैं, cos R1 की वैल्यू। तो यहाँ से cos R1 निकालते हैं। cos R1 कितना आएगा, cos R1 हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस इज जस्ट इसके ये वाला साइड जो होगी ये होगी t इज बेस, ठीक है, एंड अपॉन परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस ये वाली लाइन हो गई, ठीक है, दिस इज द हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस इसका मैं ये लिख देता हूँ। अब हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है, तो जस्ट इसके इक्वल है, यानी कि t अपॉन cos R1। ये वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन डेल्टा, ये यहाँ पे लगा देते हैं, है ना, सीधे h की जगह यहाँ पे। तो ये हो जाएगा आपका, देखिए, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू h की जगह ये वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा t अपॉन cos R1 एंड साइन डेल्टा, ठीक है। तो ये y की वैल्यू आ गई, यही वैल्यू रिक्वायर वैल्यू जो है वो यही है, यही फॉर्मूला है यहाँ पे। तो ये फॉर्मूला जो है वो इस तरीके से डेराइव हुआ है, आपने देखा अभी जैसे हमने क्या करा, पहले यहाँ से साइन की वैल्यू निकाली, साइन डेल्टा की वैल्यू निकाली, दैट विल बी द परपेंडिकुलर एंड अपॉन हाइपोटेनस। उसके बाद हमने क्या करा, यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल ली। हाइपोटेनस यही रहेगा सेम, दोनों के लिए हाइपोटेनस सेम है, ये वाले के लिए और इस वाले के लिए, दैट्स वाई। ओके, नाउ यहाँ से हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, साइन डेल्टा की वैल्यू कितनी है, ये डेल्टा जो है वो i अपॉन R1 के इक्वल है। सिंस डेल्टा इज इक्वल टू i माइनस I1 माइनस R1, तो हमने इसको रिप्लेस कर दिया यहाँ से। तो ये हो गया t साइन I1 माइनस R1 अपॉन cos R1, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ स्पेशल केस है वो हम समझ लेते हैं। स्पेशल केस क्या कह रहा है कि अगर I1 बहुत छोटा है और R1 भी बहुत छोटा है, तो उस केस में हम क्या लिख सकते हैं, साइन I1 माइनस R1 को हम I1 माइनस R1 लिख सकते हैं सीधे सीधे, और cos R1 की वैल्यू हो जाएगी 1 यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये हो जाएगा आपका 0 के इक्वल, बहुत छोटा होने पर ये 1 के इक्वल हो जाता है। तो हम सीधे सीधे इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू टी I1 माइनस R1। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो ये y की वैल्यू कितनी होगी, टी I1 माइनस R1, ऑलराइट। तो हमने ये लेटरल शिफ्ट निकाला है। लेटरल शिफ्ट निकालने के लिए ये फॉर्मूला होता है, ये आप फॉर्मूला नोट कर लेंगे, y इज इक्वल टू टी साइन I1 माइनस R1 अपॉन cos R1, ठीक है। नाउ बात कर लेते हैं यहाँ पे रिफ्रैक्शन थ्रू अ कंपाउंड स्लैब। कंपाउंड स्लैब होगा तब क्या होगा, बहुत सारे स्लैब रखे हुए हैं, ठीक है, 2 स्लैब है,
इस तरीके से। तो उसके लिए भी हम सेम करेंगे, है ना। हमने वहां पर दो मीडियम लिए थे, फर्स्ट फ्रॉम द रेयर टू द डेंस, देन डेंस टू द रेयर। अब यहाँ पर क्या है कि फ्रॉम द रेयर टू द डेंस, डेंस टू द डेंसर, और उसके बाद अगेन जा रहा है यहाँ पे रेयर मीडियम में। तीनों मीडियम को हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। तीनों मीडियम का जो मल्टीप्लिकेशन है वो किसके इक्वल होना चाहिए, 1 के इक्वल होना चाहिए। तीनों को मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हम क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा यहाँ पे म्यू ए बी, यहाँ से इस तरीके से मिल जाएगी वैल्यूज़, ठीक है। रेसिप्रोकल मिलेगा और रेसिप्रोकल को हम सॉल्व कर लेंगे और ये इस तरीके से वैल्यूज़ मिल जाएंगी, ठीक है। तो फाइनली जो हमारे पास फॉर्मूला आया था निकल के वो कितना था, ए म्यू बी को हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए हो जाएगा म्यू बी अपॉन म्यू ए इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका इनटू में, ये हो जाएगा म्यू सी अपॉन म्यू बी इज इक्वल टू म्यू सी अपॉन म्यू ए। तो आप देख सकते हैं यहाँ से बी से बी कैंसिल हो गया, सिंपली म्यू सी अपॉन म्यू ए बचा। ऐसे ही यहाँ पे हम इसको करेंगे, म्यू सी अपॉन म्यू बी इज इक्वल टू हो जाएगा ये इस तरीके से म्यू सी अपॉन म्यू ए अपॉन में म्यू बी अपॉन म्यू ए। तो यहाँ पे भी म्यू ए से म्यू ए कैंसिल हो जाएगा और ये वैल्यू बच जाएगी, ठीक है। तो बाकी वही डेरिवेशन सेम रहने वाला है और कोई चेंजेस नहीं है। चाहे 3 की जगह हम 4 लगा दें स्लैब। बाकी आपको अगर ये वाला कॉन्सेप्ट पता है तो इस कॉन्सेप्ट से हम सारे के सारे जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट समझते हैं एपरेंट डेप्थ ऑफ द लिक्विड। लिक्विड के अंदर अगर हमें एपरेंट डेप्थ का पता करना है तो वो डेप्थ कैसे निकालते हैं। मान लेते हैं कि एक बीकर है जिसके अंदर पानी भरा हुआ है, या बाल्टी वाल्टी कुछ भी मान लो, ठीक है। यहाँ पर इसका मीडियम जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा ये रेयर मीडियम होगा क्योंकि एयर है उधर, और यहाँ पर क्या है वाटर है तो ये डेंस मीडियम हो गया और इसको हमने बी से रिप्रेजेंट कर दिया। ये एक कॉइन है जो इसके अंदर हमने डाल दिया है। उसके बाद यहाँ से अगर हम रे जाते हुए देखेंगे तो ये क्या हो रही है, यहाँ से गई और ये बेंड हो गई उधर की तरफ। तो ये उधर की तरफ ही बेंड क्यों हुई, क्योंकि हमें पता है कि नॉर्मल से दूर जाएगी। नॉर्मल से दूर क्यों जाएगी, क्योंकि ये डेंस टू रेयर जा रही है, ये जा रही है सीधी एकदम, ये एकदम सीधी चली गई। क्यों, क्योंकि ये नॉर्मल से है तो ये नॉर्मल की तरफ सीधी चली जाती है। नॉर्मल से जो रे जाती है वो सीधी चली जाती है। यहाँ से हमने इसका इस तरीके से पार्टीशन कर दिया और इसमें हमने देख लिया कि ये जो है वो दो एंगल्स यहाँ पे अलग अलग ये डिस्टेंस दिखाई दे रही है ना। इसको हमने जब इस तरीके से मैच किया पीछे की तरफ तो ये जो है दिस इज द एपरेंट हाइट, ये इसकी एपरेंट हाइट है, एपरेंट डेप्थ है। ये एपरेंट डेप्थ है मतलब हमें ये दिखाई देगा सिर्फ, है ना। हम जो देख पाएंगे वो इतनी हाइट देख पाएंगे, एक्चुअल हाइट ये है, ठीक है। अब यहां से आप देख लो, दिस इज एपरेंट हाइट, दिस इज रियल हाइट। एपरेंट हाइट और रियल हाइट कैसे हमें पता चलता है, कैसे ये चेंजेस आते हैं। तो हमें यहाँ से एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इस तरीके से हमने इसको डिवाइड कर दिया। अब हमें पता है स्नेल्स लॉ से हम क्या कहते हैं, स्नेल्स लॉ से साइन बी, यहाँ पे क्या लेंगे साइन ए, है ना। यहाँ पे क्या आएगा, देखो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ए का आएगा ऊपर, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी इज इक्वल हो जाएगा साइन आई ओवर साइन आर। साइन आई क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे मैंने आई ले रखा है, और आर क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे आर है, ठीक है। आपको वो स्नेल्स लॉ याद रखना है कि कैसे हम उसमें साइन आई लेते हैं, कौन सा साइन आर लेते हैं, कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें यूज करना है, ठीक है। उसके बाद हम इसको इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं। अगर मैं इसको रेसिप्रोकल इसका लेता हूं तो यहाँ पे भी रेसिप्रोकल इसका लेना पड़ेगा, है ना। तो यहां से आपको क्या मिलेगा, ए म्यू बी की जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, एच आर रियल हाइट और एपरेंट हाइट के इक्वल हो जाएगी, है ना। क्योंकि आपको क्या चाहिए, साइन आर की वैल्यू चाहिए। देखो मैं इसको इस तरीके से एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ से देखो कैसे आया ये हो गया म्यू बी ओवर म्यू ए। म्यू बी ओवर म्यू ए जो है वो किसके इक्वल है, वो है आपका साइन आर अपॉन साइन आई के इक्वल है। अब मुझे अगर साइन आर की वैल्यू चाहिए तो साइन आर कैसे निकालूंगा, साइन आर तो ये वाला है ना, या तो साइन आर ये वाला है, तो साइन आर ये वाला एंगल है तो ये मुझे चाहिए। तो साइन आर की वैल्यू क्या होती है, द
परपेंडिकुलर एंड अपॉन हाइपोटेनस, रेशियो ऑफ द परपेंडिकुलर टू द हाइपोटेनस वही होता है। तो इसके जस्ट अपोजिट साइड ये हो गई क्या, परपेंडिकुलर। तो हमने ले लिया यहाँ पे परपेंडिकुलर, मैं यहाँ पे पी से शो कर देता हूँ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब इसका जो हाइपोटेनस होगा, हाइपोटेनस तो ये वाला होगा, ये वाला पार्ट, तो मैंने यहाँ पे ले लिया दिस इज द हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस वाला पार्ट ले लेते हैं ये, ठीक है। दिस इज जस्ट इक्वल टू एच ए, क्योंकि अप्रोक्सीमेट इक्वल होगा एच ए के, है ना, जितनी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक होगी उतनी डिस्टेंस लगभग इक्वल होगा, तो मैंने इसको इस तरीके से लिख लिया, ठीक है। ऐसी साइन आई की वैल्यू, साइन आई उसके लिए भी हम देखेंगे तो परपेंडिकुलर तो वही है, सेम चीज है। हाइपोटेनस जो होगा इसके लिए ये वाला होगा, है ना, ये वाला होगा बेसिकली, लेकिन जस्ट इक्वली होगा वो लगभग। तो यहाँ से हम ले लेते हैं एच आर, दोनों का रेशियो लेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये जाएगा आपका P अपॉन एच ए अपॉन P अपॉन एच आर, P से P तो हुआ कैंसिल, तो ये हो गया आपका एच आर अपॉन एच ए, यही लिखा हुआ है यहाँ पे एच आर अपॉन एच ए, ठीक है। यहाँ इसका मतलब क्या होगा, रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। तो रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ का जो रेशियो होता है वो हमेशा किसके इक्वल होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल होता है। या हम ये भी कह सकते हैं कि रियल डेप्थ कभी भी अगर आपको निकालनी हो तो एपरेंट डेप्थ में आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगी, रियल डेप्थ मिल जाएगी। अगर आपको एपरेंट डेप्थ निकालनी है तो रियल डेप्थ में जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड कर दो, तो आपको मिल जाएगी आपको क्या, रियल डेप्थ, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। तो एपरेंट डेप्थ ऑफ अ नंबर ऑफ इमिसिबल लिक्विड्स, बहुत सारे अगर इमिसिबल लिक्विड्स हैं तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला ये होता है, सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप क्या कर दो, डिवाइड करके ऐड कर दो, तो हम क्या निकाल सकते हैं, सबके लिए एपरेंट डेप्थ निकाल सकते हैं। कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। एपरेंट शिफ्ट क्या होता है, एपरेंट शिफ्ट निकालने के जैसे अभी हमने देखा था लेटरल शिफ्ट, ऐसी एपरेंट शिफ्ट होता है। तो वो शिफ्ट हुआ है ना कुछ, तो वो शिफ्ट यहाँ से यहाँ तक जो शिफ्ट होगा दैट शुड बी इक्वल टू कितना, एच आर रियल डेप्थ माइनस वन अपॉन म्यू, तो ये फॉर्मूला होता है। तो एच आर माइनस एच ए अगर हम निकालेंगे तो यहाँ से आप सीधे सीधे वैल्यू पुट कर सकते हो, एच आर कॉमन आ जाएगा, तो एच आर इंटू में 1 माइनस 1 अपॉन म्यू, तो ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला आपका एपरेंट शिफ्ट के लिए होता है, ये एपरेंट शिफ्ट के लिए फॉर्मूला आप याद रखेंगे। कुछ टिप्स हैं जो कि आपको याद रखनी है, जैसे नंबर 1 पर क्या है कि अगर ऑब्जर्वर इज इन रेयर मीडियम एंड ऑब्जेक्ट इज इन डेंसर मीडियम देन एच ए इज स्मॉलर देन एच आर, ठीक है, ये याद रखेंगे। अगर जो ऑब्जर्वर है वो पानी के बाहर है, ठीक है, और जो ऑब्जेक्ट है वो पानी के अंदर है, तो उस केस में जो एपरेंट डेप्थ होगी वो हमेशा क्या होगी, कम होगी रियल डेप्थ से, जो कि मैंने बताया था। अगर आप लकड़ी को किसी, मान लो किसी कॉइन को आपने स्विमिंग पूल को ही देख लो, स्विमिंग पूल में आपको दिखाई देता है ना एकदम फ्रेश वाटर और नीचे एकदम फ्लोर दिखाई देता है उसका, तो आपको लगता है यार बहुत ऊपर ही है, ज़्यादा गहरा तो है नहीं, लेकिन जब उसके अंदर जाते हैं तो पता चलता है उसकी गहराई का, है ना। सेम यही है, क्योंकि आप बाहर हो, आप स्विमिंग पूल से बाहर हो, स्विमिंग पूल से बाहर हो इसका मतलब आप यू आर ऑब्जर्वर, ऑब्जर्व कर रहे हो आप चीज़ को, तो आपको दिख रहा है कि वो एपरेंट डेप्थ जो है वो कम है और रियल डेप्थ उसकी क्या होगी, ज़्यादा होगी। टू अ बर्ड द फिश अपीयर्स टू बी नियरर देन द एक्चुअल डेप्थ, तो बर्ड को जो फिश होगी वो पास दिखेगी, है ना, लेकिन इसका जस्ट अपोजिट अगर हम देखें, अगर कोई फिश की अगर हम बात करें, मछली अगर है जल के अंदर, तो उसके लिए क्या होगा भाई, उसके लिए भी तो वो भी तो एक ऑब्जर्वर है, तो उसके केस में क्या होगा, अगर ऑब्जर्वर जो है वो डेंसर मीडियम में है और ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में है, तब एपरेंट हाइट जो होगी, एपरेंट डेप्थ जो होगी वो ज़्यादा होगी, एपरेंट हाइट कह सकते हैं हम उसको, तो वो ज़्यादा होगी और रियल जो होगी वो कम होगी। जैसे अगर हम फिश के लिए बात करें तो बर्ड अपीयर्स टू बी फार्दर देन द एक्चुअल हाइट, तो वो बर्ड जो है वो बहुत दूर होगी उसके लिए, फिश के लिए, है ना। तो ये एक दो टिप्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको ध्यान रखने हैं। बात कर लेते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को समझने के लिए आप इसको देख सकते हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या TIR इज द फिनोमिना ऑफ द कंप्लीट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बैक
into the same medium for angles of incidence greater than the critical angle of the medium। इसमें यह कहा गया है कि अगर क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल पर लाइट इंसिडेंट होती है, कहाँ से कहाँ, ये एक शर्त भी बोली गई है कि लाइट जो इंसिडेंट होनी चाहिए वो कहाँ से कहाँ होनी चाहिए, वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जानी चाहिए। ठीक है, इसको हम समझेंगे। पहली कंडीशन ही ये है कि लाइट जो है वो डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम जानी चाहिए। तो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल पर अगर वो इंसिडेंट होगी तो उस केस में क्या होगा, वो रिफ्रैक्ट नहीं होगी बल्कि रिफ्लेक्ट हो जाएगी सेम मीडियम में, बाउंस बैक हो जाएगी। तो इस फिनोमिना को क्या कहते हैं, TIR कहते हैं। ठीक है, जैसे समझते हैं यहाँ से, ये एक पूरा एक मीडियम है, डेंसर मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स G है, यानी कि म्यू G। ग्लास ले लेते हैं, है ना, ये एयर है। यहाँ पे यहाँ पर एक कॉइन रखा हुआ है, ठीक है, जिसकी इमेज यहाँ से ड्रॉ होगी। ये एक नॉर्मल ले लिया हमने, है ना, नॉर्मल एकदम 90 का एंगल बना रहा है। दिस इज नॉर्मल, नॉर्मल सीधी चली गई, यहाँ से बेंड हो गई लाइट। ठीक है, और ये पार्शियली रिफ्लेक्ट हुई है, दिस इज पार्शियल रिफ्लेक्शन। ये क्या है, पार्शियल रिफ्लेक्शन। मतलब लाइट जो होती है वो रिफ्रैक्ट भी होती है और रिफ्लेक्ट भी होती है। तो ये पार्शियल रिफ्लेक्शन है। यहाँ पर क्या होगा, ये है यहाँ पे रिफ्रैक्शन। ये लाइट का क्या है, रिफ्रैक्शन है। उसके बाद यहाँ से कुछ और एंगल हमने बढ़ाया, और एंगल बढ़ाया तो यहाँ से देखो ये जो है वो एंगल्स बढ़ रहे हैं, है ना। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल्स बढ़ते हुए दिख रहे होंगे। और हमने एंगल बढ़ा के देखा तो यहाँ से आप देख रहे होंगे कि नॉर्मल से ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पे, है ना। ये 90 डिग्री का एंगल हो गया, है ना। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये है, तो ये 90 डिग्री का हो गया। ठीक है, यहाँ से एंगल क्या हो गया, और बढ़ गया। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो देखो यहाँ से अब क्या हुआ कि लाइट जो थी वो रिफ्रैक्ट नहीं हुई बल्कि रिफ्लेक्ट हो गई। तो अब ये जो केसेस है, ये जो रे का इस तरीके से रिफ्लेक्शन हो रहा है, वो किस तरीके से, किस प्रोसेस से हुआ है वो देखो। ये ऑब्जेक्ट था, यहाँ से हमने देखा कि एक पॉइंट ये है, यहाँ से एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ भी है, सपोज I1, और यहाँ पर ये लाइट का क्या हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ और रिफ्लेक्शन भी हुआ। ये पार्शियल रिफ्लेक्शन है और ये ज़्यादा से ज़्यादा रिफ्रैक्ट हुई है लाइट। उसके बाद फिर हमने इसका थोड़ा सा एंगल बढ़ाया, एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा है। अगेन रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों चीज़ें देखने को मिल रही है। फिर हमने बढ़ाया और बढ़ाया, ये क्रिटिकल एंगल तक पहुंच गया। तो क्रिटिकल एंगल क्या होता है, क्रिटिकल एंगल जो होता है जहाँ पर द एंगल एट विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री। तो एक वो एंगल जहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाता है तो उसको हम क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। तो ये क्रिटिकल एंगल हो गया यहाँ पे। उसके बाद ये जो लाइट थी वो यहाँ से यहाँ तक गई और वो वापस नहीं गई, उधर नहीं गई, वो क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई। रिफ्लेक्ट हो जाएगी तो क्या होगा, अब ये उसी मीडियम में वापस आ जाएगी। तो ये यहीं पे लिखा हुआ है, लाइट बैक इनटू द सेम मीडियम फॉर एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। जब क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल पर लाइट इंसिडेंट होती है तो ये रिफ्रैक्ट नहीं होती बल्कि क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। इस फिनोमेना को क्या कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं, TIR। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। TIR समझ में आ गया। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का मतलब क्या हो गया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का मतलब होता है जब लाइट इंसिडेंट क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल पर इंसिडेंट होती है फ्रॉम द डेंसर मीडियम टू द रेयर मीडियम, तो वो रिफ्रैक्ट नहीं होती है बल्कि रिफ्लेक्ट हो जाती है पूरी तरीके से। तो इस फिनोमेना को क्या कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। ठीक है, कंडीशंस क्या क्या है, क्या क्या शर्तें हैं इसकी, ये आपको माननी पड़ेंगी। नंबर 1 क्या है कि द इंसिडेंट रे मस्ट बी इन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। इंसिडेंट रे जो होनी चाहिए वो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में होनी चाहिए। नंबर 2, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम मस्ट बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल फॉर द पेयर ऑफ द मीडिया इन कॉन्टेक्ट। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसकी वैल्यू हमेशा क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा ही होनी चाहिए
जो मीडियम दो कांटेक्ट में है उनके क्रिटिकल एंगल से। ठीक है, ये दो शर्तें हैं जो आपको माननी पड़ेगी। रिलेशन देख लेते हैं क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में क्या होता है। तो क्रिटिकल एंगल इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन द रेयर मीडियम इज 90 डिग्री, जो कि मैंने आपको बताया था। उसके बाद ये याद रखेंगे ये वाला पॉइंट, इसमें रिलेशन जो है वो क्या है। यहाँ पर मैंने म्यू जी अपॉन म्यू ए अपॉन म्यू जी लिया है, म्यू ए अपॉन म्यू जी। ठीक है, तब ये वैल्यू किसके इक्वल आ रही है, साइन आई सी के इक्वल आ रही है। आई सी क्या है, आई सी इज द क्रिटिकल एंगल, तो आई सी यहाँ पर क्रिटिकल एंगल है, तो ये वैल्यू हो गई आपकी साइन आई सी के इक्वल। अगर मुझे इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि 1 अपॉन साइन आई सी इज इक्वल टू म्यू जी अपॉन म्यू ए, और इसका तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 1 होता है एयर का, है ना, एयर के रेस्पेक्ट में। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, क्रिटिकल एंगल के साइन के, है ना, साइन फंक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल या उसके रेसिप्रोकल के इक्वल होगा, ये हम कह सकते हैं। तो ये भी आप याद रखेंगे कि इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी फाइंड कर सकते हैं जिस मीडियम से लाइट आ रही है ना, 1 अपॉन साइन आई सी करके। ठीक है, तो ये आप रिलेशन देख लीजिएगा जैसा कि मैंने बताया था, तो ये आप देख लेंगे। ठीक है, दिस इज द रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड क्रिटिकल एंगल, तो ये इन दोनों के बीच का रिलेशन है। ऑलराइट, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं वेवलेंथ के टर्म में, वेवलेंथ ऑफ लाइट इन ग्लास एंड टू द रेशियो ऑफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, रेड कलर हैज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल एंड वॉलेट कलर हैज द मिनिमम वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल। रीजन क्या है, रीजन जो है वो वेवलेंथ रेड कलर की ज्यादा होती है, रेड कलर की वेवलेंथ ज्यादा होगी तो फिर क्रिटिकल एंगल भी उसका ज्यादा होगा। ठीक है, तो रेड कलर की वेवलेंथ ज्यादा होती है इसीलिए क्रिटिकल एंगल की वैल्यू भी रेड कलर के लिए ज्यादा है, और वॉलेट कलर की वेवलेंथ कम होती है तो वॉलेट कलर के लिए वेवलेंथ और क्रिटिकल एंगल की वैल्यू कम होगी। एक और फॉर्मूला है यहाँ से निकल के आता है जो कि है 1 अपॉन ए प्लस बी अपॉन लेमडा स्क्वायर। ठीक है, वो यहीं से निकल के आया है, तो वो इस रिलेशन से हम देख सकते हैं। क्या क्या इसके एप्लीकेशन है, क्या क्या यूजेस है, कहाँ कहाँ हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 1, मिराज फॉर्मेशन। मिराज फॉर्मेशन जो आपको पता होगा, कहीं कहीं रेगिस्तान में जब दिखाई देता है कि यहाँ पे पानी है ना, वाटर दिखाई देता है लेकिन रेगिस्तान में दूर दूर तक पानी नहीं होता, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, मिराज, है ना। लूमिंग, लूमिंग आपको दिखाई दे रही, लूमिंग का मतलब हो गया जैसे वाटर में आप देखोगे, है ना, जैसे अभी एक हमने एग्जांपल लिया था फिश का एक एग्जांपल लिया था ना, तो वो कम हाइट पर दिखाई देती है, तो दैट इज द लूमिंग। टोटली रिफ्लेक्टेड प्रिज्म, टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म जो है वो भी TIR पर बेस्ड है। उसके बाद ऑप्टिकल फाइबर, जो हमारे घरों में आजकल इंटरनेट आ रहा है, बढ़िया एकदम तगड़ा चल रहा है, ऑप्टिकल फाइबर का ही एक एग्जांपल है। उसके बाद स्पार्किंग ऑफ डायमंड्स, भाई डायमंड जो चमकते हैं ना एकदम बढ़िया ढंग से, वो बिकॉज ऑफ द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ही है। ठीक है, वो भी एक इसका ही एप्लीकेशन है। उसके बाद स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस का मतलब क्या है, स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस इज अ पार्ट ऑफ द स्फीयर ऑफ रिफ्रैक्टिंग मटेरियल। एक रिफ्रैक्टिंग मटेरियल एक स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग मटेरियल है, उसका ही एक पार्ट है स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया बेसिकली, कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस और कॉन्केव रिफ्रैक्टिंग सरफेस। तो a refracting surface which is convex towards the rear medium is called the convex refracting surface, and a refracting surface which is concave towards the rear medium is called the concave refracting surface। जैसे आप देख सकते हैं इस इमेज में, ये क्या हो गया, कॉन्वेक्स हो गया, दैट इज द कॉन्केव। तो रेयर मीडियम ये है और डेंस मीडियम ये है, रेयर मीडियम ये है, डेंस मीडियम ये है। रेयर मीडियम की तरफ कॉन्वेक्स है तो कॉन्वेक्स होगा, रेयर मीडियम की तरफ कॉन्केव है तो वो कॉन्केव रिफ्रैक्टिंग सरफेस होगा। जब इसमें से रे पास होती है तो इस वही फिनोमेना बेसिकली लगेगा। ये इसका क्या हो गया, यहाँ पर ए और ये पोल हो गया, दिस इज सी पॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज पॉइंट बी, हियर इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज पॉइंट पी पोल,
और वो पॉइंट ए हमने मान लिया। यहाँ से यहाँ तक कि हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर इसकी क्या ले ली, आर ले ली, ठीक है। तो आप देख सकते हैं सी इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, पी इज पोल एंड आर इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। नाउ कुछ एजम्पशंस है जो इसके लिए हमें मानने पड़ते हैं। नंबर 1, ऑब्जेक्ट इज द पॉइंट ऑब्जेक्ट लाइंग ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। हमें ये मानना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट जो है वो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है जो कि कहाँ लाई कर रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस पर लाई कर रहा है, ठीक है। कहाँ, प्रिंसिपल एक्सिस पर लाई कर रहा है। द इंसिडेंट एंड द रिफ्लेक्टेड रेज मेक्स स्मॉल एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस। ये भी हमें मानना पड़ेगा कि इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रेज जो है वो बहुत कम एंगल बना रही हैं किस पर, प्रिंसिपल एक्सिस पर, ठीक है। ये भी एक एसम्पशन हमें लेना पड़ेगा। उसके साथ में हमें यह भी मानना पड़ेगा कि अपर्चर जो है, अपर्चर का मतलब होता है डायमीटर ऑफ द कर्व्ड सरफेस, वो बहुत छोटा है, ठीक है। दैट इज द अपर्चर, अपर्चर जो है बहुत छोटा है, तो ये हमें मान के चलना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन क्या कहता है, इसमें नंबर 1 पहले नंबर पर क्या आता है, द इंसिडेंट रे इज टेकन फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट। इंसिडेंट रे हमेशा लेफ्ट टू राइट जाएगी, मतलब यू हमेशा आपको नेगेटिव लेना है। सेकंड, ऑल द डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेज। पोल से ही आपको सारी चीजें मेजर करनी है। थर्ड इज द डिस्टेंसेज मेजर्ड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे आर टेकन पॉजिटिव एंड अगेंस्ट द इंसिडेंट रे आर टेकन नेगेटिव। जो भी इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में आ रहे हैं वो सब पॉजिटिव लेने हैं, इंसिडेंट रे से जो अगेंस्ट आ रहे हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, नेगेटिव आएंगे, ठीक है। इंसिडेंट रे जैसा कि लेफ्ट टू राइट जाती है, इसका मतलब राइट साइड की सारी वैल्यूज पॉजिटिव एंड लेफ्ट साइड की सारी वैल्यूज आपको क्या लेनी है, नेगेटिव लेनी है, ठीक है। नेक्स्ट, द वर्टिकल डिस्टेंसेज मेजर्ड फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस इन अपवर्ड डायरेक्शन आर टेकन पॉजिटिव एंड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन आर टेकन इज नेगेटिव। ऊपर की तरफ जितनी भी चीजें हैं प्रिंसिपल एक्सिस से वो सब पॉजिटिव आएंगी और नीचे की तरफ जितनी भी चीजें हैं प्रिंसिपल एक्सिस से वो सब क्या आएंगी, नेगेटिव आएंगी। अब इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो, आपको कुछ नहीं, आपको साइन कन्वेंशन कैसे यूज करना है। ये वाला ओरिजिन है ना, ये हमेशा क्या होगा, दैट इज पोल। ये क्या होगा, पोल होगा। तो पोल पर ही आपको मानना है, कोई भी सरफेस है, कोई भी लेंस है, मिरर है, वो पोल पर मानना है। इसके लेफ्ट साइड की जितनी भी वैल्यूज हैं वो सब क्या होंगी, नेगेटिव होंगी। राइट साइड की जितनी भी वैल्यूज हैं वो सब क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी। ऊपर की तरफ जो भी वैल्यूज हैं वो सब पॉजिटिव होंगी और नीचे की तरफ जितनी भी वैल्यूज हैं वो सब क्या होंगी, नेगेटिव होंगी, ठीक है। तो यही है साइन कन्वेंशन रूल, और कुछ नहीं है इनमें। साइन कन्वेंशन रूल में कुछ एक्स्ट्रा नहीं आता है। इसी के साथ में देखो, अब हम बात कर लेते हैं रिफ्रैक्शन एट अ कॉन्वेक्स सरफेसेस। कॉन्वेक्स सरफेस अगर है तो उससे रिफ्रैक्शन कैसे होता है, फ्रॉम द रियर मीडियम टू द डेंसर मीडियम। ये एक रियल इमेज बनाता है, क्योंकि हमें पता है कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स से एक रियल इमेज ही फॉर्म करेगा। तो इसका हम डेरिवेशन समझ लेते हैं। दिस इज अ कॉन्वेक्स। अब यहाँ पर देखो, कॉन्वेक्स सरफेस अगर है तो यहाँ पर एक मीडियम है ना, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ भी है, और इसमें हम मान लेते हैं कि एक तरफ रेयर मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, और दूसरी तरफ डेंस मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, μ2 है। यहाँ पर मान लेते हैं दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड हियर इज द पोल। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से और पोल से जाती हुई जो लाइन है उसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल एक्सिस। यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, कुछ एजम्पशंस आपको लेने पड़ेंगे। तो फर्स्ट एजम्पशन यही था कि हमें जो ऑब्जेक्ट है उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट मानना पड़ेगा, ठीक है। ये यहाँ से रे जा रही है और ये कुछ कन्वर्ज हो जाएगी जब ये कॉन्वेक्स सरफेस पर ये इंसिडेंट होगी, तो यहाँ से क्या हो जाएगी, कन्वर्ज हो जाएगी, ठीक है। इसकी इमेज बनेगी यहाँ पे, ठीक है। इसकी इमेज क्या बनेगी, यहाँ पर ये इमेज बन रही है, फाइनल इमेज। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन जाती है वो ऑलवेज क्या होती है, नॉर्मल की तरह ही हम उसको मान लेते हैं कि दैट इज द नॉर्मल। तो अब आप देख सकते हैं कि जब ये डेंस मीडियम में एंटर करा इसने, तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई, ठीक है। तो यहाँ से इसमें देखो कुछ एंगल्स ड्रॉ हो रहे हैं। एक एंगल ऑफ इंसिडेंस है, इसको हमने आई बोल दिया, ठीक है। यहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, दैट इज एम, और यहाँ से ये जो रिफ्रैक्टेड एंगल है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, वो क्या है, आर। एंगल जो कि ऑब्जेक्ट से बन रहा है, ऑब्जेक्ट से जो बन रहा है वो दैट इज अल्फा। उसके जो इमेज से एंगल बन रहा है वो क्या है, यहाँ पे बीटा है, और जो यहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर से एंगल बन रहा है वो क्या है, यहाँ पे गामा है, ओके।
यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हम ले लेते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर दैट इज r, और यहाँ से इसकी ये जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट की वो हम क्या ले रहे हैं, u ले रहे हैं। ठीक है, सारी चीज़ें समझ में आ गई। और इमेज हमेशा की तरह क्या ले रहे हैं यहाँ पे, v डिस्टेंस पर। अब यहाँ से हम क्या कर रहे हैं कि i जो होगा, क्योंकि अपोजिट एंगल है तो अपोजिट एंगल, और एक साथ ही साथ हम इसको एक्सटीरियर एंगल भी ले सकते हैं। एक ट्राइंगल बन रहा है यहाँ से ओ ए और आई, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इन ट्राइंगल ओ ए आई। तो एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से एक्सटीरियर एंगल थ्योरम हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो आई इज द एक्सटीरियर एंगल, तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, इसके इक्वल हो जाएगा अल्फा प्लस गामा। यहाँ पर हम जो ट्राइंगल यूज कर रहे हैं वो है ओ ए सी। ठीक है, ओ ए सी ले रहे हैं। तो एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू हो जाएगा अल्फा प्लस गामा। ओके, यहाँ से गामा की वैल्यू अगर हम देखेंगे, गामा इज इक्वल टू हो गया यहाँ से आर प्लस बी। सेम एक्सटीरियर एंगल थ्योरम लग गई इन ट्राइंगल सी ए आई, सेम थ्योरम लगी है एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। यहाँ पर गामा क्या हो गया, यहाँ पर गामा इज अ एक्सटीरियर एंगल एंड आर और बीटा इन दोनों का सम जो होगा वो गामा के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये वैल्यू उठा के यहाँ से हम आर की वैल्यू ले सकते हैं, और आर की वैल्यू जो निकल के आएगी वो कितनी आएगी, यहाँ से गामा माइनस बीटा। तो आई की वैल्यू भी आ गई हमारे पास और आर की भी वैल्यू आ गई। स्नेल्स लॉ लगाने में हम देर करेंगे नहीं, उससे पहले हम अल्फा बीटा गामा निकाल लेते हैं। तो टेन अल्फा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो टेन अल्फा से हमने परपेंडिकुलर ले लिया, दिस इज ए एम, और बेस इसका हो गया एम ओ। ठीक है, तो टेन अल्फा इज इक्वल टू अल्फा हो जाएगा, इसकी जरूरत अभी हमें पड़ेगी। उसके बाद यहाँ से अल्फा, जैसा मैंने आपको बताया था, ये अल्फा के इक्वल हो गया। उसके बाद टेन बीटा जो होगा वो क्या होगा, सेम परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो टेन बीटा हमने इस राइट एंगल ट्रायंगल से निकाला, यहाँ से परपेंडिकुलर वही रहेगा एम ए, और बेस इसका क्या हो जाएगा एम आई, जो कि किसके इक्वल है अभी हम देखेंगे यहाँ से। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं वी के इक्वल है। उसके बाद क्योंकि ये स्मॉल एंगल्स बना रहा है, स्मॉल एंगल्स जो होंगे टेन अल्फा इज इक्वल टू अल्फा, टेन बीटा इज इक्वल टू बीटा एंड टेन गामा इज इक्वल टू गामा हो जाएगा यहाँ पर। तो टेन गामा की वैल्यू हम इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल से निकाल लेंगे। परपेंडिकुलर इसका ए एम हो गया और बेस इसका क्या हो गया एम सी हो गया। तो गामा की वैल्यू कितनी आ गई, एम ए अपॉन एम सी। स्नेल्स लॉ यहाँ पर अगर हम लगाते हैं तो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू होता है म्यू टू अपॉन म्यू वन। यहाँ से हम साइन आई की वैल्यू भी है हमारे पास और साइन आर की वैल्यू भी है, क्योंकि ये स्मॉल एंगल्स है। तो साइन आई इज इक्वल टू आई हो जाएगा और साइन आर इज इक्वल टू आर हो जाएगा। तो दोनों की वैल्यूज अगर हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है, देखो ये आ गया आपके पास म्यू वन अपॉन पी ओ प्लस म्यू टू अपॉन पी आई एंड म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन पी सी। ये कैसे आया, देखो यहाँ से हम आई की वैल्यू पुट करेंगे अल्फा प्लस गामा, और अल्फा और गामा की वैल्यूज हैं हमारे पास। तो मैं यहाँ पे सॉल्व करके दिखा देता हूँ। देखो म्यू वन आई की वैल्यू कितनी है, ये है अल्फा प्लस गामा। म्यू टू और आर की वैल्यू कितनी है, गामा माइनस बीटा। यहां से हम वैल्यू पुट कर देते हैं। पहले तो हम इसको इस फॉर्म में लिख देते हैं, म्यू वन गामा इज इक्वल टू म्यू टू गामा माइनस म्यू टू बीटा। यहाँ से हम गामा वाले टर्म्स को एक साथ ले लेते हैं और म्यू टू को इधर ले आते हैं। तो ये हो जाएगा आपका म्यू वन अल्फा प्लस म्यू टू बीटा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका म्यू टू माइनस म्यू वन गामा। ठीक है, अब इसमें अगर हम वैल्यू अप्लाई करें अल्फा बीटा गामा की, तो अल्फा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, दिस इज एम ए अपॉन एम ओ। तो आप देखोगे यहाँ से एम ए एम ए एम ए, तो एम ए को डायरेक्ट मैं यहाँ पे कॉमन निकाल लेता हूँ। तो हो जाएगा आपका एम ए और अंदर बचेगा म्यू वन, और अपॉन में क्या आ रहा है, इसके साथ में अल्फा आ रहा है, अल्फा के साथ में आ रहा है एम ओ, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे एम ओ। ठीक है, प्लस ये हो जाएगा म्यू टू, और बीटा के अपॉन में क्या आ रहा है यहाँ पे एम आई, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे एम आई। ठीक है, इक्वल टू में म्यू टू अपॉन म्यू टू माइनस म्यू वन आ रहा है, तो दिस इज म्यू टू माइनस म्यू वन
और गामा की वैल्यू कितनी आ रही है, एम ए अपॉन एम सी, तो एम सी इसके अपॉन में लिख देता हूँ और एम ए मल्टीप्लाई में, तो एम ए से एम ए क्या हो गया, यहाँ पे कैंसिल हो गया, बचा हमारे पास क्या, ये वाला टर्म। अब ये जो एम ओ लिखा हुआ है, ये एम जस्ट क्लोज होगा किसके, पी के, क्योंकि हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, कंस्ट्रक्शन किया था यहाँ पे, तो एम और पी बहुत ही नियर पॉइंट्स होंगे, बहुत पास पास होंगे, तो एम ए जो है वो पी ए के इक्वल होगा, तो मैंने पी ओ के इक्वल, एम ओ पी ओ के इक्वल होगा, तो हमने क्या कर दिया, पी ओ लिख दिया यहाँ से, एम ओ विल बी इक्वल टू पी ओ, तो पी ओ आ गया यहाँ पे, देखो म्यू वन अपॉन पी ओ, यहाँ पे क्या आ रहा था, एम ओ आ रहा था, तो एम और पी दोनों क्लोज हैं, तो इसीलिए एम ओ क्या होगा, पी ओ के इक्वल हो जाएगा, तो आ गया पी ओ। ऐसे ही यहाँ पे क्या आ रहा है, एम आई आ रहा है, तो एम आई यहाँ पे है, एम आई किसके इक्वल होगा, पी आई के इक्वल होगा, तो यहाँ पे म्यू टू अपॉन पी आई आ गया। यहाँ पर क्या आ रहा है, एम सी आ रहा है, तो एम सी विल बी इक्वल टू पी सी, तो यहाँ पर क्या आ गया, पी सी आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो टर्म्स हैं इनके साथ में इसको क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे, तो OP किसके इक्वल है, OP U के इक्वल है, और U को हमें किस में लेना है, नेगेटिव लेना है, क्योंकि साइन कन्वेंशन रूल्स के अकॉर्डिंग ये लेफ्ट साइड में है, तो लेफ्ट साइड में वैल्यूज क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं, तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, तो देखो PO क्या हो जाएगा, माइनस यू हो जाएगा, B उधर राइट साइड में है तो PI कितना हो जाएगा, प्लस V हो जाएगा, और R भी राइट साइड में है तो PC की वैल्यू क्या हो जाएगी, R हो जाएगी। तो ये सारी वैल्यूज यहाँ पे अगर हम अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा म्यू वन अपॉन माइनस यू प्लस म्यू टू अपॉन वी इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर। तो ये फार्मूला जो निकल के आया है, दिस फार्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो जब हम लेंस मेकर फार्मूला यूज करेंगे डेराइव करेंगे तो इसकी हेल्प से ही हमें वो फार्मूला डेराइव करना पड़ेगा, इसीलिए फार्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक है, तो फार्मूला क्या मिला हमें फाइनली, म्यू टू अपॉन वी माइनस म्यू वन अपॉन यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर। ठीक है, ये फाइनल फार्मूला है, ये फार्मूला आपको याद रखना है। इस फार्मूले की हेल्प से हम क्या करेंगे, लेंस मेकर फार्मूला डेराइव करेंगे। कॉन्वेक्स सरफेस से अगर हमें देखना है रिफ्रैक्शन फ्रॉम द रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, वर्चुअल इमेज यहाँ से फॉर्म होगी, तो उसके लिए ये डायग्राम बनेगा इस तरीके से। ओके, और इस डायग्राम की हेल्प से हम सीधे जैसे हमने डेरिवेशन अभी किया था सेम फार्मूला ही डेराइव होगा, कुछ इसमें डिफरेंस नहीं है, कोई भी अलग चीज़ नहीं आई है, वही चीज़ जो हमने पहले फार्मूला देखा था वही सेम फार्मूला आएगा, क्योंकि ये भी क्या है, एक स्फेरिकल सरफेस ही है, तो स्फेरिकल सरफेस के लिए फार्मूला क्या रहेगा, सेम रहेगा। ओके, अगर कॉनकेव सरफेस है तब क्या होगा, फार्मूला तब भी सेम रहेगा, डेरिवेशन आपका वही रहेगा, डायग्राम आपका चेंज हो जाएगा, डेरिवेशन आपका थोड़ा सा वही रहेगा, सेम चीज़ें अल्फा बीटा गामा वही निकालने हैं। ठीक है, साइन आई साइन आर की वैल्यू भी निकालनी है और सेम तरीके से हम उसको डेराइव करेंगे, फार्मूला तब भी सेम रहेगा। उसके बाद रिफ्रैक्शन एट कॉन्वेक्स, इस तरीके से अगर हम देखेंगे तब भी फार्मूला वही रहेगा लगभग। ठीक है, अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आप नोट कर लीजिए। नंबर 1 क्या है, एक्सप्रेशन फॉर ऑब्जेक्ट इन रियल मीडियम इज सेम फॉर वेदर इट इज रियल और वर्चुअल इमेज और कॉन्वेक्स और कॉनकेव सरफेसेस। तो ये आप ध्यान रखिएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था, दो एक्सप्रेशन जो निकल के आया था, ऑब्जेक्ट अगर रेयर मीडियम में है तो उसके लिए जो फॉर्मूला होगा वो सेम रहेगा। क्या फॉर्मूला था वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वो था आपका म्यू टू अपॉन वी माइनस म्यू वन अपॉन यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर। ये फॉर्मूला रहेगा, ये सेम रहेगा अगर ऑब्जेक्ट क्या है, रेयर मीडियम में। लेकिन अगर जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर वर्चुअल डेंसर मीडियम में है तो उस केस में क्या होगा, चाहे आपका जो फॉर्मूला था यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस का चेंज आ जाएगा, बाकी सेम रहेगा। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा म्यू वन की जगह म्यू टू, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, म्यू वन माइनस म्यू टू हो जाएगा, बाकी सब सेम है। एक्सप्रेशन फॉर ऑब्जेक्ट इन डेंसर मीडियम इज सेम फॉर वेदर इट इज रियल और वर्चुअल और कॉन्वेक्स और कॉनकेव सरफेसेस। तो फॉर्मूला ये लिखा हुआ है, म्यू टू अपॉन माइनस यू प्लस म्यू वन अपॉन वी इज इक्वल टू म्यू वन माइनस म्यू टू अपॉन आर। ठीक है, थर्ड थिंग इज हाउएवर द वैल्यू ऑफ वी यू एंड आर एटसेट्रा मस्ट बी टेकन विद प्रॉपर साइन कन्वेंशन वाइल सॉल्विंग द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। जब भी हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आपको प्रॉपर साइन कन्वेंशन रूल के साथ में ही उनकी वैल्यूज लेनी है और उनको अप्लाई करना है। ठीक है,
फोर्थ जो पॉइंट आपको नोट करना है, दैट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस μ1 एंड μ2 गेट इंटरचेंज इन द एक्सप्रेशंस। तो ये जो है वैल्यूज इंटरचेंज हो जाती है। लास्ट में हम देखते हैं लेंस मेकर्स फॉर्मूला। लेंस मेकर फॉर्मूला क्या कहता है, किस तरीके से हम उसकी हेल्प से, जो अभी हमने फॉर्मूला डेराइव किया है उसकी हेल्प से लेंस को बनाते हैं, वो हम समझ लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि एक लेंस है Ln, ठीक है, इसमें एक तरफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका μ1 है, दूसरी तरफ ये जो लेंस है ग्लास है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, और दूसरी तरफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या है, μ1 है। ये एक ऑप्टिकल सेंटर है, प्रिंसिपल एक्सिस इसको हम बोल सकते हैं। यहाँ पर इसके पोल P1 और P2 है, ये इसका क्या हो गया, सेंटर हो गया, और इधर की तरफ इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है सेकंड एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर 1। इधर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ से एक रे जा रही है और एक वर्चुअल इमेज बना रही है यहाँ पे। दूसरी सरफेस से ये क्या करेगा, इस तरीके से नॉर्मल हमने इस पे इंक्लाइन कर दिया, ठीक है। यहाँ से हमने इनके एंगल्स भी ले लिए, ठीक है। उसके बाद फॉर रिफ्रैक्शन एट LP, फर्स्ट वाले से अगर हम निकालेंगे रिफ्रैक्शन वाला फॉर्मूला हमें पता ही है, तो रिफ्रैक्शन फॉर्मूला क्या कहता है, ये वाला फर्स्ट सरफेस से अगर हम निकालेंगे तो ये फॉर्मूला निकल के आता है, तो ये फॉर्मूला हमने ले लिया, ओके। और फाइनल इमेज यहाँ पे बन रही है, तो सेकंड वाले से हम देख लेते हैं, सेकंड वाले से क्या होगा, सेकंड वाली जो सरफेस है उससे जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो फॉर्मूला क्या होगा, देखो, तो वो फॉर्मूला ये हो जाएगा, क्योंकि अब ऑब्जेक्ट कहाँ है, वो है आपका डेंसर मीडियम में, डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम आ रहा है, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो आप दोनों फॉर्मूले को क्या करना है, दोनों को ऐड कर दो, और ऐड करने के बाद आपको क्या मिल जाएगा, फाइनल मिल जाएगा। दोनों को ऐड किया, यहाँ पे कंबाइनिंग द रिफ्रैक्शंस एट बोथ द सरफेसेस, तो आपको ये मिल जाएगा फाइनली। और यहाँ से आप दोनों की वैल्यूज पुट कर सकते हो विदाउट साइन कन्वेंशन, तो आपको क्या मिलेगा, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज विथ साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन के साथ में इसकी वैल्यूज अगर हम पुट करते हैं तो क्या मिलेगा, 1/-u + 1/v इज इक्वल टू μ2 - μ1/μ1 एंड 1/r1 - 1/r2। तो ये वैल्यूज यहाँ पर मिल जाएगी, क्योंकि हम इसको म्यू लिखते हैं, तो फाइनली जो फॉर्मूला आएगा आपका ये आएगा, और ये जो वैल्यू है ये f के इक्वल हो जाएगी, तो 1/f इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/f इज इक्वल टू μ - 1 1/r1 - 1/r2। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला एंड दिस फार्मूला इज नोन एज द लेंस मेकर्स फार्मूला, ठीक है। तो इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस भी करेंगे, अगर आपका कोई डाउट होता है तो मैं आपको जरूर उसमें भी एक्सप्लेन करूंगा। क्वेश्चंस जब हम करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम किस तरीके से इनको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आई होप इट्स क्लियर टू यू, ये आपको समझ में आ गया होगा। काफ़ी चीज़ें हमने एक्सप्लेन की है। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड द लेंस मेकर्स फार्मूला। ऑल्सो फ्रॉम द एबव इक्वेशन वी गेट दिस 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। बाकी फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस और सेकंड प्रिंसिपल फोकस के बारे में भी मैंने आपको थोड़ा सा बताना है, वो आप देख लीजिए। फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस इज द पॉइंट on the principal axis of the lens at which of the object is placed, the image would be formed at infinity। यानी कि फर्स्ट प्रिंसिपल का मतलब जो वो है जहाँ से रे पास होती हैं और आफ्टर रिफ्रैक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती हैं, इन्फिनिटी पर इमेज बनाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल कहते हैं। दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट प्रिंसिपल। और यहाँ से जब रे जाती हैं तो वो आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है। तो कॉनकेव में भी देख सकते हो, ये इसका फर्स्ट प्रिंसिपल होगा राइट साइड में। कॉन्वेक्स के लिए फर्स्ट प्रिंसिपल किधर हो गया, लेफ्ट साइड में, ठीक है। सेकंड प्रिंसिपल फोकस क्या होगा, सेकंड प्रिंसिपल फोकस इज द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस एट विच द इमेज इज फॉर्म्ड व्हेन द ऑब्जेक्ट केप्ट एट इन्फिनिटी। इसका मतलब है कि अगर इन्फिनिटी पर इमेज है, तो इन्फिनिटी पर अगर इमेज है, जिस पॉइंट पर उसकी इन्फिनिटी पर अगर ऑब्जेक्ट है, तो जिस पॉइंट पर इमेज का फॉर्मेशन होता है दैट पॉइंट इज नोन एज द सेकंड प्रिंसिपल, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो कॉन्वेक्स के लिए ये इसका सेकंड प्रिंसिपल फोकस होगा, और कॉनकेव के लिए अगर आप देखोगे तो ये इसका क्या होगा, सेकंड प्रिंसिपल यहाँ पर होगा, ठीक है। तो फर्स्ट प्रिंसिपल और सेकंड प्रिंसिपल समझ में आ गया। थिन कॉन्वेक्स लेंस है, तो इससे आपका इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो ये एक रे डायग्राम है, सिंपल सा रे डायग्राम। आप देख रहे होगे कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, रे जा रही है और फोकस से जा रही है। दिस इज द सेकंड प्रिंसिपल, मेन फोकस है इसका।
यहाँ से जा रही है और दूसरी रे कहाँ जा रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, सॉरी सेंटर से जा रही है इसके लेंस के, तो ये सीधी निकल जाती है, ठीक है, सीधी चली गई, जहाँ पे भी ये मिलेंगी वहाँ पे इसकी इमेज का फॉर्मेशन होगा। बाकी आप देख सकते हैं इमेज की डिस्टेंस हमने v ले ली है और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमने u ले ली है। दिस इज द फोकस, f से हमने रिप्रेजेंट कर दिया, ये इसका क्या हो गया, r हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ऑलराइट, तो हमने ट्राइंगल्स ले लिए ABC एंड A', ये दो ट्राइंगल्स ले लिए, तो इनके सिमिलर हैं क्योंकि सिमिलरिटी के फॉर्मूला लगा दिए। जब भी ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो सिमिलरिटी क्या कहती है कि उनके जो साइड्स का रेशियो है, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो, वो हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये दोनों ट्राइंगल्स इक्वल है, इसका मतलब इनका जो रेशियो है वो क्या होगा, इक्वल होगा। ऐसे ही हमने ये दो ट्राइंगल लिए, ये भी क्या है, लगभग सिमिलर ही है, तो इनका भी जो साइड्स का रेशियो होगा वो क्या होगा, सेम होगा। तो साइड्स का रेशियो हमने सेम रख दिया। दोनों को अगर हम इक्वेट करते हैं तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, UVF लगाने पर ये फॉर्मूला मिल जाएगा 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। दिस इज द लेंस फॉर्मूला, यही इसका लेंस फॉर्मूला भी हम कह सकते हैं, और थिन लेंस के लिए फॉर्मूला है गॉसियन फॉर्म ऑफ द लेंस इक्वेशन, ये एक इक्वेशन निकल के आती है, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही, ज़्यादा कुछ मैंने बहुत सारी टॉपिक्स जो है वो कम टाइम में कवर करें, एंड आई होप कि आपको समझ में आएगा। वन शॉट मैंने देने की कोशिश करी रे ऑप्टिक्स का, जहाँ पे हमने सिर्फ एक पार्ट लिया है, ठीक है, रे ऑप्टिक्स का फर्स्ट पार्ट। लेंस मेकर फॉर्मूले तक मैंने आपको एक ही वीडियो में बताया है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड मिलते हैं आपसे ऐसी ही वीडियोज़ के साथ में नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए। बाय बाय, टाटा, टेक केयर, कीप स्माइलिंग, कीप स्टडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग ऑल्सो, बाय।